आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड की, यानी कि मांग। जानेंगे कि मांग क्या है, डिमांड क्या होता है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि जब हम अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग करते हैं या डिमांड शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। पर इससे पहले हम डिमांड या मांग शब्द को समझें या इस पर बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बोलचाल की भाषा में जब हम मांग शब्द का प्रयोग करते हैं और अर्थशास्त्र के अंदर जब हम मांग शब्द का प्रयोग करते हैं तो इनमें थोड़ा अंतर होता है, इसमें थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों, जब हम आम बोलचाल में मांग शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखते हैं। पर जब हम अर्थशास्त्र में मांग शब्द का प्रयोग करते हैं तो किसी ना किसी वस्तु को पाने की इच्छा के साथ साथ उसमें कुछ और चीज़ें भी जुड़ जाती हैं। तो चलिए तकनीक रूप से अर्थशास्त्र में मांग शब्द का क्या अर्थ होता है और उसे समझते हैं और मांग या डिमांड की परिभाषा पर नज़र डालते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मांग यानी कि डिमांड क्या है। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है। दोस्तों, यहाँ परिभाषा में कहे गए कुछ शब्दों का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं मांग को समझने के लिए। जैसे निश्चित समय, खरीदने की इच्छा, खरीदने की क्षमता का क्या अर्थ है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा तो रखता है और उसे खरीदने की क्षमता भी है, पर वह ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे कब खरीदे, यानी कि समय अनिश्चित है। ऐसे में इस व्यक्ति के द्वारा वस्तु की मांग नहीं कही जाएगी क्योंकि उसने मांग के लिए ज़रूरी तीनों शर्तों को पूरा नहीं किया है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जो कि एक ढाबा के बाहर सड़क पर बैठा है, जिसे जोरों की भूख लगी है और वह तुरंत खाना खाना चाहता है। पर एक ढाबा वाला तब तक उसे खाना नहीं देगा जब तक कि वह उस खाने के लिए रुपए ना दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मांग के लिए तीनों शर्तों में से खरीदने की क्षमता वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में उस वस्तु की मांग नहीं कही जाएगी। अब आप कल्पना कीजिए एक अमीर व्यक्ति की जो यदि चाहे तो किसी भी वस्तु को खरीद सकता है, पर उस वस्तु को खरीदने के पक्ष में नहीं है, यानी कि दिए हुए समय में खरीदने की क्षमता होने के बावजूद उस अमीर व्यक्ति को या उस अमीर व्यक्ति के द्वारा इच्छा ना प्रकट करने के कारण उस वस्तु की मांग नहीं कही जाएगी। फ्रेंड्स, इन उदाहरणों से हम लोग ये तो अच्छे से समझ ही चुके हैं कि किसी वस्तु की मांग के लिए इन तीनों शर्तों का पूरा होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें पहला है किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, दूसरा है किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता और तीसरा है किसी वस्तु को खरीदने के लिए निश्चित समय। यदि इन तीनों में से एक शर्त भी पूरी नहीं होगी तो अर्थशास्त्र के अंदर इसे मांग नहीं कहा जाएगा। अब जब हमने मांग की परिभाषा को समझ लिया है तो यह सवाल किया जा सकता है कि किसी वस्तु की मांग क्यों की जाती है। तो इसका जवाब है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु या सेवा में छुपी हुई उपयोगिता के कारण होती है। अब सवाल उठता है कि ये उपयोगिता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा में किसी मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति से है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज्ड ना हो कि उपयोगिता पूरी तरह एक मनोवैज्ञानिक या मानसिक तत्व है। उपयोगिता को कीमत में नहीं मापा जा सकता है, इसे कीमत में व्यक्त भी नहीं किया जा सकता है। जब हमने ये समझ लिया है कि किसी वस्तु की मांग का क्या अर्थ है और यह भी समझ लिया है कि किसी वस्तु की मांग क्यों होती है, तो हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि किसी वस्तु की मांग किन चीज़ों पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, पहली चीज़ जिस पर किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है वह है वस्तु की खुद की कीमत। अर्थात मतलब कि जब कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग घटती है और जब कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, यानी कि मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मूंगफली लेता है। पहले
मूंगफली की कीमत 50 रुपये थी तो वह 1 किलो मूंगफली लेता था। अब मूंगफली की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गई है, तो अब वह व्यक्ति इस बढ़ी हुई कीमत पर मूंगफली का उपभोग कम कर देगा, यानी कि अब वह पहले की तुलना में वस्तु की मात्रा कम लेगा। दूसरी चीज़ जिस पर मांग निर्भर करती है वो व्यक्ति की आय है। जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी कि मांग और आय के बीच में सीधा संबंध होता है। तीसरी चीज़ जिस पर किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है तो फ्रेंड्स वो दूसरी वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए 2 पेय पदार्थ हैं, पेप्सी और कोको कोला। दोनों ही एक जैसी पदार्थ हैं और दोनों की कीमत भी एक समान है, पर यदि दोनों में से किसी एक की कीमत कम कर दी जाए, मान लेते हैं कि पेप्सी की कीमत कम कर दी जाती है, तो ऐसे में कोको कोला की अपेक्षा पेप्सी की मांग अधिक होने लगेगी, अर्थात कोको कोला की मांग पेप्सी की कीमत में कमी आने की वजह से घट जाएगी। मतलब वस्तु की मांग अपने जैसी दूसरी वस्तु की मांग पर निर्भर करती है। चौथी चीज़ जिस पर वस्तु की मांग निर्भर करती है वो है टेस्ट और प्रेफरेंस। इसका मतलब ये होता है कि वस्तु की मांग व्यक्ति की पसंद व रुचि पर भी निर्भर करती है। किसी वस्तु की मांग मौसम पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए स्वेटर की मांग केवल ठंड में ही की जाती है। इसी प्रकार प्रचलित फैशन भी किसी वस्तु की मांग को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। हम अर्थशास्त्र के किसी वस्तु की मांग एवं उसके निर्धारण तत्व को एक इक्वेशन के जरिए भी दिखा सकते हैं। यहाँ इक्वेशन में P का अर्थ वस्तु की कीमत है, Y का अर्थ है व्यक्ति की आय, PR संबंधित वस्तु की कीमत, TP व्यक्ति की पसंद व रुचि, W मौसम, FN फैशन और Z ऐसी अन्य चीज़ें जो वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। पर अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि किसी वस्तु की मांग को सबसे अधिक उस वस्तु की कीमत ही प्रभावित करती है, यानी इक्वेशन में दिए गए अन्य चीज़ों को प्रभाव शून्य यानी स्थिर मान लिया जाता है। अन्य चीज़ों को स्थिर इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि आर्थिक व्यवहार के अध्ययन को आसान बनाया जा सके, और यह भी मान लिया जाता है कि किसी वस्तु की मांग को उसकी कीमत ही प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच जो संबंध होता है उसे हम डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं। जब कीमत अधिक होती है तो मांग मात्रा कम होती है। मान लीजिए कि कीमत 50 रुपये है, मांग मात्रा 10 यूनिट है। वहीं जब कीमत घटकर 10 रुपये हो जाती है तो मांग मात्रा बढ़ जाती है, 50 यूनिट हो जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे घटती है मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है। यह सिद्ध हो जाता है कि समानता कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है और कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। तो हमने मांग और कीमत के संबंध को भी समझ लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मांग के माध्यम से अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है और मांग किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।